एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का सभी सब्जेक्ट का जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस का एनसीईआरटी कवर करेंगे। अभी एग्जाम में जैसा ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या पीसीएस हो या यूपीएससी को, एनसीईआरटी से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होते हैं। तो ऐसे में हम लोग एनसीईआरटी को कवर करेंगे। तो ये क्लास 6 का एनसीईआरटी है। इसका पहला अध्याय है क्या, कब, कहाँ और कैसे। हम लोग इसे पढ़ेंगे और हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आप लोग इसे अच्छे से रीड कीजिए। पीडीएफ आप लोगों को मेरी टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी ग्रुप नाम से है, उसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप कमेंट कीजिए, आपको पर्सनली लिंक मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला अध्याय क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये इसमें पहला पैराग्राफ है। क्या यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो यानी ज्ञान हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आर्किटेक्टों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं है, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। फिर हेडिंग है लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले लोग किसी नदी के तट पर रह रहे थे। तो मतलब बहुत समय पहले जब लोग कहीं रहना शुरू करते थे वो प्राय नदी के किनारे रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। तो लोग नदी के किनारे रहते थे तो उन्हें आसानी से जो है कि पानी मिल जाता था। नदी किनारे पशु आते थे पानी पीने के लिए, उनका वो शिकार भी कर लेते थे। साथ ही में उस आर्द्र जैसे हिस्से में फल, साथ ही वहाँ का वातावरण वो सब उनके अनुकूल था, तो लोग नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे। तो नेक्स्ट है अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाओ। तो आप मैप में देखिए उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ी किस जगह है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पहले, कितना 8 बीसी 8000 बीसी 8000 वर्ष पहले पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले किन फसलों का उपजाना प्रारंभ किया है, गेहूं तथा जौ को। उन्होंने भेड़, बकरी तथा गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। साथ ही जो है कि कई जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू किया था। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो आप लोग देखिएगा नॉर्थ ईस्ट में गारो और जो है कि मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां स्थित है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो इन क्षेत्रों में भी जो है कि कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो विंध्य के जो उत्तर वाला स्थित है वो वैसा जगह है जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। हम लोग विंध्य पहाड़ी देखते हैं, ये है विंध्य पहाड़ी। तो इसके उत्तर ये मतलब गंगा नदी मान सकते हैं, गंगा नदी बेसिन ये वो हिस्सा है जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। आप लोग देखें ही है उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु तथा इनकी सहायक नदियों का बेसिन है। सहायक नदियां उसे कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जब कई छोटी छोटी नदी जाकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है तो उस छोटी छोटी नदियों को सहायक नदी कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो ये 4700 वर्ष पहले की बात है जहाँ जब इसी नदी के किनारे कुछ छोटे बड़े नगर जो है कि विकसित हुए। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। तो आप लोग ये समय याद रखिएगा कि गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग कब हुआ है, 2500 वर्ष पहले हुआ है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तो मगध जो है कि गंगा के दक्षिण वाला हिस्सा है जिन्हें मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। तो मगध के जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे उस समय, उन्होंने एक विशाल राज्य को स्थापित किया था। नेक्स्ट, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा किया। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जो कि जोखिम भरी होती थी। तो वो वहाँ के जो है कि भौगोलिक स्थलाकृतियों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने का वजह क्या था, कभी वो काम की तलाश में जाते थे तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण
जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। तो एक फैक्टर ये भी है कि सेना एक दूसरी जगह पे जो है कि फतेह हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में तो कभी कभी जहाजों से अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता भी यात्रा करते थे। तो ये कुछ मतलब लोग यात्रा क्यों करते थे, इसको लेके कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि यात्रा क्यों करते थे, क्या वजह था उनका यात्रा करने का। फिर है पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आगमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे को विचारों को अपनाते रहे। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह आते रहे, जाते रहे, एक दूसरे से घुलते मिलते रहे। वो अपनी संस्कृति हमारे साथ, हमारी संस्कृति वो लोग अपने साथ शेयर करते रहे। फिर अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। तो इंडस का अर्थ क्या होता है? इंडस बराबर सिंधु। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश अथवा इंदोस और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। किनका नाम? भरत नाम का। कौन सा हिस्सा? उत्तर पश्चिम, ये वाला हिस्सा। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो भरत नाम का प्रयोग जो है कि एक निश्चित स्थान के लिए किया जाता था, धीरे धीरे ये जो है कि देश के लिए भी प्रयोग होने लगा। नेक्स्ट है अतीत के बारे में कैसे जाने। पांडुलिपि, ये हाथ से लिखी पांडुलिपि जो है कि हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। तो एक शब्द मेन्यू जिसका अर्थ होता है हाथ, जिसका अर्थ हाथ, इसी से जो है कि मेन्यूस्क्रिप्ट फिर जो है कि उसी शब्द से पांडुलिपि शब्द का निर्माण हुआ। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज, ये पेड़ का नाम आप लोग याद रखिएगा, भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है पांडुलिपि। तो भुर्ज नामक पेड़ हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, आप लोग ये याद रखिएगा। फिर इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था, तो कुछ को मतलब समय के साथ वो नष्ट होते गए। प्राय ये पांडुलिपि जो है कि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होते हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो पांडुलिपि में राजा से संबंधित उनके मतलब नियम वगैरह, राज्य के औषधि विज्ञान, उस समय के जो मतलब जो चीजें आज हम लोग किताबों कॉपी में लिखते हैं उसमें पांडुलिपि में लिखा जाता था। आप लोग ऐसे ऐसे मोटा मोटी समझ लीजिए। फिर इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। प्राकृतिक भाषा का लोग उस समय आम प्रयोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। आइए अब अभिलेखों के बारे में पढ़ते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। तो अभिलेख किन पे मिलते हैं? कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं, पत्थर अथवा धातु जैसे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। इधर लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। ये जो अभिलेख है ये अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। इसमें जो है कि अशोक नाम, अशोक का जो है कि वर्णन किया गया है। और अगर ये कंधार से प्राप्त हुआ है तो ये यूनानी तथा अरमोई लिपिकाई में प्रयोग किया गया होगा। नेक्स्ट है पुरातत्वविद पत्थर तथा ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। तो पुरातत्वविद जो है कि पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं पुरातत्वविद। फिर कुछ फिगर दिए गए हैं। फिर सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं पुरातत्वविद। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। उससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ियों के टुकड़े जल जाते हैं तो वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? स्रोत। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत के प्राप्त होते हैं। अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है जब
किसी स्रोत के बारे में, किसी जगह के बारे में जान लेते हैं किसी स्रोत से, तो वो हमारे लिए और रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्यों जानते हैं? क्योंकि हमें कई स्रोतों से उनके बारे में कुछ ना कुछ जानकारियां प्राप्त होती रही। ये जानकारियां हमारे पास इतनी प्राप्त हो गई तो कि हम लोग आज सब हिंदू घाटी सभ्यता के बारे में लगभग अच्छे तरीके से सब कुछ जान गए हैं। अतीत एक या अनेक? ये शुरू देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। उस समय शासक अपनी विधियों का लेखा जोखा रखते थे। इसमें रखते थे, कोई पांडुलिपि में, कोई अभिलेखों में। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। बिल्कुल सही बात है। इसलिए ये लोग अपने दैनिक क्रियाकलाप में इतने मग्न थे कि, और इनके पास उस समय इतने संसाधन भी नहीं थे, मछुआरे के पास, संग्राहक, कृषक, पशुपालक के पास, कि ये मतलब अपने बारे में कुछ लिखियों को लिख सकें। फिर वर्ष तिथियों का मतलब, वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से है। तो अगर हम 2000 कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ, ये टाइम पीरियड है, तो इसके 2000 वर्ष बाद, ये याद रखिए, इसके 2000 वर्ष बाद जो है कि बाद से अगर 2000 ईस्वी कह रहे हैं कहीं पे। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईस्वी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी लिखा पाती हो। यह एनो डोमोनी नामक दो लैटिन शब्दों के उत्तर, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। तो एडी मतलब जो होता है, इनो डोमोनी होता है। एक मिनट, हम लोग यहाँ क्या पढ़े हैं अभी, वर्ष की यह गणना ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। 2 वर्ष कहने के तात्पर्य, हाँ सही पढ़े। फिर है बीसी मतलब हो जाता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले। बिफोर क्राइस्ट होता है ईसा के जन्म से पहले, और एडी मतलब हो जाता है एनो डोमोनी, और यह ईसा के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तब बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन ईरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन ईरा के लिए होता है। आप लोग याद रखिएगा, सीई मतलब कॉमन ईरा, बीसीई मतलब बिफोर कॉमन ईरा के लिए इसका फुल फॉर्म होता है। हम इन शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग समान हो गया, और भारत में भी इसी कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। और इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजों के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट मतलब वर्तमान से पहले का होता है। फिर अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण कराए जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक बने रहे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मिस्र की उत्तरी तट पर रोसिटा नामक का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम लिखे एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारतूस कहा जाता है। आइए इसके जो है कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उस तिथियों के बारे में जानते हैं। जैसे कि कृषि का प्रारंभ 8000 वर्ष पहले हुआ है। फिर सिंधु सभ्यता, ये 4700 वर्ष पहले है। फिर गंगा नदी घाटी में गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज 2500 वर्ष पूर्व, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। फिर नर्मदा घाटी, ये आप इनको ऐसे समझ सकते हैं, नर्मदा घाटी आखेट तथा संग्रहण के लिए संबंधित है। फिर है मगध, ये पहला बड़ा राज। फिर गारो पहाड़ियाँ, ये है आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हम लोग पढ़े भी थे, गारो पहाड़ियाँ, वहाँ से संभवतः आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं, हम लोग पढ़े भी थे। फिर है गंगा घाटी, ये है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। फिर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, ये है प्रथम नगर। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसमें आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। तो किस नाम से पुकारा जाता है? भोजन के जो कि इंतजाम करने के कारण हम उसको इस नाम से जानते हैं। वो लोग मतलब चिड़ियाँ पकड़ते थे, उसे खाते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा करते थे। फिर आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूम रहते थे। ऐसे करने के कई कारण थे। पहला कारण है कि वो भोजन की तलाश में रहते थे। फिर दूसरा कारण है जानवर वगैरह का शिकार, एक ही जगह शिकार करते करते उनके शिकार भी कम हो जाते थे। फिर तीसरा कारण है कि पेड़ पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आता था, इस कारण भी वो एक दूसरे से दूसरी जगह जाते थे। फिर चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या बड़े पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है। तो कई कारण थे जिसके कारण वे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। नेक्स्ट है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग
आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। नेक्स्ट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम रीड कर चुके हैं। आप लोगों के लिए जो लाइन इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। नेक्स्ट है पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जगहों को खोदने के लिए किया जाता था और जानवरों के खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इंसान पत्थरों के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट रहने की जगह भी निर्धारित करना। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरातत्व नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ जो है कि मैप में कुछ जगह का है। गुरजोम ये जम्मू कश्मीर के आसपास वाला है। फिर मेयरगढ़ ये पाकिस्तान है। यहाँ बीच में भीमबेटका है। महागढ़ है। कोलीधवा है। शिरांद है, ये बिहार में पड़ता है। फिर दाऊदिली हेडिंग है, ये त्रिपुरा के आसपास वाला हिस्सा है। कोलकाता है, आप लोग जानते ही होंगे। ये इनाम गांव है। ये हसवी कर्नाटक के आसपास है। फिर यहाँ कुरनूल गुफाएं हैं। फिर हल्लूर है। तो ये सब जगह आप लोग याद रखिएगा। यहाँ दिए गए हैं कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। तो ये प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं? लाल जगह पे कौन कौन से हैं? कुरनूल गुफाएं हैं, हुसगी है, कुरनूल गुफाएं, हुसगी, भीमबेटका, यहाँ से जो है कि प्रमाण मिले हैं खाद्य संग्रह के। ठीक है, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढा रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। तो मतलब पत्थर के उपकरण भी एक वो फैक्टर है जिसके कारण मनुष्य अपना निवास निर्धारित करते थे ताकि पत्थर वहां मिले तो उसी पत्थर के सहारे फिर वो शिकार भी कर सकें। नेक्स्ट भीमबेटका इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। कहाँ? भीमबेटका से। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिल सके। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। भीमबेटका गुफाएं कहाँ है? वो नर्मदा घाटी के आसपास है। नेक्स्ट देखते हैं, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। मतलब वो पुरा स्थल औजार बर्तन का प्रयोग किए, बाद में किसी कारण या फिर बाहर आ गया जिस कारण मतलब वो सभ्यता नष्ट हो गया तो उनके सामान वहीं रह गए या फिर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना पड़ा। तो मुख्य वजह ये भी हो सकता है कि वो वहीं छूट गए। आज वही वहीं से मिलते हैं तो हम पुरा स्थल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर आगे की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढे, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। तो राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुरनूल गुफा से मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर करने के लिए। तो आप लोग एक मुख्य बात ये याद रखिएगा, कुरनूल गुफा में जो है कि ये कुरनूल गुफा यहाँ से जो है कि आग के अवशेष मिले हैं कुरनूल गुफा से। नेक्स्ट देखते हैं, नाम और तिथियों को लेकर कुछ दिया गया है। जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्द पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थल से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक है पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल कब से कब तक है? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का समय पुरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। फिर इसे 3 भाग में बांटते हैं, मध्य, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। और लगभग 99% पूरा पाषाण काल ही है। और जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उन्हें मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें मैक्रोलिथ। तो मैक्रोलिथ जो है ये मध्य पाषाण के यानी कि लघु पाषाण काल के उपकरण है। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुठ लगे हांसियां और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान पाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10 साल पहले से होती है जिसे नवपाषाण युग कहते हैं। नवपाषाण युग 10,000 साल पहले से और 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक जो समय है वो पुरापाषाण है। और मध्यपाषाण 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक और 99% लगभग जो कि वो पूरापाषाण काल का समय पीरियड आता है। फिर है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बदलाव आए और फिर गर्मी बढ़ने लगी।
इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इस जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आए और इनकी खाने पीने की आदतें और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इस जानवर को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। तो मछली भी इसी समय बदलती जलवायु के साथ भोजन का मुख्य स्रोत बन गया। नेक्स्ट है खेती और पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाज के भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। इन अनाज को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया हो। तो ये फसल चक्र के बारे में कहा गया है कि कैसे कैसे वो एक अनाज से परिचित हुए फिर उसे उपजाने भी लगे। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो कुत्ते का जो जंगली पूर्वज था संभवतः वही पहला जानवर था जिसे पालतू बनाया होगा। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को भी पशुपालक बनाने लगे। तो धीरे धीरे मतलब कैसे पशुपालन शुरू हो गया ये भी जो है कि इसमें वर्णन किया गया है। फिर बसने की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की बसने की प्रक्रिया नाम लिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे और जानवरों का लोग चयन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोग उन्हीं पौधे तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, और लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। और यही वजह है कि हम लोग कुत्ता को पालतू बनाए और शेर, गीदड़, लोमड़ी लोग इन सबको जो है कि शायद नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। सही होता है। फिर बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं, और उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आता है। तो आप लोग याद रखिएगा, कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं जिन्हें पालतू बनाया गया। और भेड़, बकरी इसलिए भी, इससे ऊन प्राप्त हो जाता होगा, दूध प्राप्त हो जाता होगा, शायद इसलिए। फिर एक नवीन जीवन शैली, जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उनको एक ही समय पर लंबे समय तक रहना पड़ा, और बीज बोने से लेकर काटने तक एक लंबा समय भी लग जाता था। तो इससे जो है कि लगभग लगभग धीरे धीरे ये हुआ होगा कि लोग एक ही जगह पे ठहरने की प्रवृत्ति उनके अंदर धीरे धीरे आने लगी होगी। नेक्स्ट है अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी कि हमें अनाज को भंडारित करके रखना है। नेक्स्ट देखते हैं किस जगह इंपॉर्टेंट है, अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जों के लोग गड्ढे के नीचे पर घर बना के रहते थे जिन्हें गर्तवास कहते थे। और बुर्ज कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर के आसपास वाला हिस्सा है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग लगाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युग उपकरण से भिन्न है, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें भी औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई है। तो ये नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं जिनमें जो कि मतलब उनको धार युक्त बनाने के लिए पॉलिश चढ़ाई गई है। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा, और कुछ औजार जो है कि हड्डी से भी बनाए जाते हैं। तो ये कुछ उदाहरण औजार हैं। तो सच में देखिए इनमें कितना श्लोक है कि ये जो है कि इनसे जो है कि जानवर को काटा जा सकता था। नेक्स्ट है नवपाषाण युग के पुरास्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। तो ये जो बर्तन आपको दिख रहे हैं इनका उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। तो धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग इसके लिए करने लगे, खाना बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये है ये सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु।
इसमें यह ईरान जाने वाला, एक मिनट, यह ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालन सीखा था। तो आप लोग ये याद रखिएगा, मेहरगढ़ जगह इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ लोग जो है कि सबसे पहले गेहूं जो उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखे थे। नेक्स्ट देखते हैं, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। इनमें प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। तो कहाँ की बात हो रही है? मेहरगढ़ की। यहाँ जो है कि 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। तो मेहरगढ़ जो है कि यहाँ देख सकते हैं, ये मेहरगढ़ है। यहाँ जो है कि मतलब एक घर है जिनसे जो है कि 4 दरवाजे मिले हुए हैं, जिनमें से कुछ संभवतः कुछ रहने के लिए, कुछ भंडारण के लिए काम आते होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऐसी कई कब्रें मिली हैं। ऐसी कई क्या मिली है? कब्रें मिली है जहां से जो है कि एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है, जहां मतलब बॉडी भी है किसी की और साथ में जो है कि बकरी को भी इसी जगह दफना दिया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो ऐसे भी कई जगह मिले हैं। फिर एक फ्रांस की गुफा की कहानी है, कब मिले हैं ये? 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाया गया है और इनमें कई जानवर, घोड़े, गाय, भैंस, बारहसिंगा, इनका चित्र दर्शाया गया है। फिर एक नवपाषाणी पुरास्थल है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल हुर्यत तुर्की में है, जहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां, ये सब जो है कि यहाँ से मिले हैं। फिर है, आइए करके देखें, आखिर तक जो है कि खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि खाद्य संग्रह गुफाओं में क्यों रहते थे भाई? क्योंकि उनको वहाँ के अनुकूल, मतलब उनके अस्थायी निवास के अनुकूल सब कुछ मिल जाता था, इसलिए। और फिर घास वाले मैदान का विकास कितने साल पहले हुआ है? 10 साल पहले हुआ है। तो घास वाले मैदान का विकास लगभग कितने साल पहले हुआ है? हम लोग वहाँ देखे थे, तो कमेंट करके बताइए कितने साल हुआ है। फिर ये कुछ तिथियां हैं, मध्य पाषाण 12,000 से 10 साल पहले, बसने की क्रिया 12 से 12,000 साल पहले, फिर बहुत से बसने की प्रक्रिया, ये आप लोग याद रखिए। फिर नवपाषाण युग 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ जो हुआ था वो 8,000 साल पहले हुआ था, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ। अब अध्याय 3 हम इसको अगले वीडियो में करेंगे। अध्याय 3, आज हम लोग अध्याय 1 और अध्याय 2 करेंगे।